हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से, लास्ट आइस एरिया, अंतिम हिम क्षेत्र। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लास्ट आइस एरिया जो है वो बताइए कौन सा है। ये टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है ये पार्ट किसका है, आर्कटिक्स आइस का, आर्कटिक क्षेत्र के आइस का। इसमें आपको सिविल सर्विसेज कंफ्यूज कर सकती है, आर्कटिक की जगह एंटार्क्टिक लिख देगी वो। तो आप बिल्कुल क्लियर रखना कि आर्कटिक क्षेत्र में एक बर्फ है, आइस हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसे लास्ट आइस एरिया कहा जा रहा है। मतलब कि साइंटिस्ट रिसर्चर का ये मानना है कि ये एक लौती ऐसी प्लेस हमें देखने को मिल रही है जो कि वार्मिंग क्लाइमेट जो है ना, जो आज की डेट में टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, गर्मी हमें देखने को मिल रही है, तो उसको झेलने की क्षमता जो है वो सिर्फ एक लौती ऐसी जगह पर हमें देखने को मिल रही है जिसे साइंटिस्ट रिसर्चर ने लास्ट आइस एरिया कहा गया है। राइट, यानी कि स्ट्रॉन्ग है ये इतनी कि वो ग्लोबल वार्मिंग को झेल सकती है, काफी मजबूत है ग्लोबल वार्मिंग को झेलने के लिए। राइट, तो इसको लास्ट आइस एरिया कहा गया है। और ये कहां पर लोकेटेड है, तो ग्रीनलैंड के नॉर्थ साइड पर हम लोग को देखने को मिल रही है, आर्कटिक सी पर। राइट, लास्ट आइस एरिया। तो ये वाली चीज बस आप लोग को ध्यान में रखनी है। और जो अभी तक अपेक्षा लगाई जा रही थी, एक्सपेक्टेशन जो थी इसके पिघलने को लेकर कि कितने समय बाद जो है ये पिघलना शुरू होगी, तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जल्दी ये पिघलती हुई नजर आ रही है। तो ये एक संकेत है कि जल्दी से जल्दी अब एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आने वाले मात्र कुछ सालों में ही स्थिति जो है वो खराब होती जाएगी। तो ये क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप इस टॉपिक को जो है वो मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज वाले क्वेश्चन में। अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लाइमेट चेंज को लेकर तो आप ये वाली चीज भी जरूर मेंशन करिएगा। जैसे कि साइंटिस्ट रिसर्चर ने स्पेशली अगर हम बात करें WWF कनाडा की, तो ये पहले थे, यानी कि ये पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने लास्ट आइस एरिया जो है वो शब्द यूज किया था। राइट, इस चीज के लिए मतलब आर्कटिक आइस पर मौजूद एक जगह है ग्रीनलैंड के नॉर्थ में, जहां पर कहा गया था कि आखिरी क्षेत्र ऐसा है जो कि पिघलेगा। राइट, तो आप ये क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में ये आप लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर कि अभी रिसेंटली लास्ट आइस एरिया जो है, जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी कि वो कितने समय बाद जो है वो पिघलना शुरू होगा, तो एक्सपेक्टेशन से काफी पहले, मच बिफोर देन एक्सपेक्टेड, कि एक्सपेक्टेशन से पहले ही इसका पिघलना शुरू हो गया। तो ये एक सिग्नल है,
ये एक संकेत है कि वी हैव टू टेक क्विक एक्शन। तो आप अगर इस प्रकार का सिर्फ एक ही सिंपल सा सेंटेंस अगर लिख देते हैं ना, तो आप देखिए आपका आंसर बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर से लिंक हो जाता है और ये आपके आंसर को दूसरों से अलग बना देता है, राइट, क्योंकि आप जो है वो करंट की चीजों को मेंशन करते हुए अपने आंसर को लिख रहे हैं। और आप अगर नोटिफिकेशन पढ़ेंगे बहुत ध्यान से सिविल सर्विसेज का, तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि एक कैंडिडेट को जनरल अवेयरनेस होना जरूरी है। और इस टाइप की जब आपकी अवेयरनेस एग्जाम में या पेपर पर रिफ्लेक्ट होती है, तो लाखों तो नहीं कहेंगे, मेंस में लाखों बैठते ही नहीं है, मतलब आपकी पर्सनालिटी अलग बन जाएगी। यानी कि कंपटीशन में जो लाखों लोग जो कंपीट करने आते हैं ना प्रीलिम्स में, तो वैसे ही आप मेंस के लिए तो क्वालिफाई रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि ये तैयारी जो है वो आपकी मेंस की है, राइट। और मेंस में अगर आप ये वाली चीज का उपयोग कर देते हैं, तो आपका इंटरव्यू में जाने की मतलब पर्सनालिटी टेस्ट का कॉल आपके पास डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो आपकी अप्रोच कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, डिफरेंट हल्की सी, क्योंकि देखो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश जो है वो लगाना होगा, और यही है एक्स्ट्रा पुश जिसकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। बाकी ये सब चीजें मैं रिकमेंड नहीं करता कि कब तक डिसअपियर होंगी, बस एक अंदाजे के तौर पर आप लिख सकते हैं, बिल्कुल पुख्ता मत लिखना कि कब तक जो है वो पूरे दुनिया भर की आइस वगैरह जो है वो मेल्ट हो जाएंगी, राइट, समर आइस जो है वो डिसअपियर हो जाएंगी आर्टिक क्षेत्र में। तो वो सब चीजें मैं अभी के लिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि ये वाला स्टेटमेंट आप मेंशन करें। मेरा रिकमेंडेशन है सिर्फ इतना यहां तक का कि इस टॉपिक को लेकर आप सिर्फ इतनी चीज जो मैंने अभी आपको बताई वो ध्यान रखें, वही चीज सिर्फ सफिशिएंट है। अब देखिए बात हो रही है बगराम एयरबेस के बारे में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये एयरबेस कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है अफगानिस्तान में है ये बगराम एयरबेस। तो ये तो छोटी सी बात है, राइट, जिसके बारे में आपको बस ध्यान में रखना है। बट मेन जो काम की चीज है, यहां पर हम लोग इस टॉपिक को लिंक करेंगे आपके एंशिएंट हिस्ट्री के साथ भी, राइट। तो ये सिटी है बगराम की, ये एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा जो थी नोन थी, राइट, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो एंशिएंट सिटी है ये, राइट। बताया जाता है कि प्राचीन शहर ही हम लोग को बगराम देखने को मिलता है। तो पहले इस पर हम बात करते हैं, फिर थोड़ी सी आगे इस सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और तो होपफुली आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये विकिपीडिया का पेज है जो कि मैंने रीडर्स मोड पे ओपन किया हुआ है, राइट। तो आपको लिंक भी जो है वो दे दी गई है, आप विकिपीडिया को रेफर कर सकते हैं। मैंने इसको इसलिए ओपन किया क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो हम लोग को मिलने वाली है, राइट, बगराम से रिलेटेड। तो पहली बात, तो बगराम क्षेत्र कहां पर है, मैंने आपको बता दिया, अफगानिस्तान। पहला पॉइंट बस आपको ये ध्यान में रखना है, मतलब अफगानिस्तान की जो कैपिटल काबुल है उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर है, बट दैट यू डोंट नीड टू रिमेंबर। सिर्फ अफगानिस्तान ध्यान में रखो कि बगराम अफगानिस्तान के अंदर एक सिटी है, एंशिएंट सिटी हम लोग को देखने को मिलती है। अब मैं आपको ले चलूंगा इसके एंशिएंट हिस्ट्री वाले पार्ट में, क्योंकि ये वाला चीज आपके लिए थोड़ी सी काम की है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में जो, जैसे कि अगर आप इसका ये टाइमलाइन देखने की कोशिश करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस समय हुआ करती थी उस समय इसका प्रेजेंस था। ऑक्सस सिविलाइजेशन वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं पूछेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका प्रेजेंस था, इस सिटी का भी, तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। गंधारा किंगडम के समय पर ये सिटी हम लोग को देखने को मिली, इसका मेंशन था, मतलब कि एविडेंसेस पाए गए। इसके अलावा गंधारा के बाद आप आ जाइए, जैसे कि सेल्यूसिड एम्पायर, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। और देखिए हमारा मौर्य एम्पायर, राइट, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना है। ये सिटी जो है वो सेल्यूसिड एम्पायर से एसोसिएटेड है, मौर्य एम्पायर से एसोसिएटेड है, आप चाहो तो कहीं पर लिख लो, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो और देखिए आप इसमें कुषाण एम्पायर, तो मैं टारगेट करूंगा मौर्य एम्पायर, कुषाण एम्पायर और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक और गंधारा किंगडम, ये चार चीज हो गई, ठीक है। ये सिटी जो है वो इन जगहों से एसोसिएटेड या फिर इन एरिया से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो एरियाज मैंने आपको चार एरियाज बताया ना, इन्हीं एरिया से रिलेटेड सिविल सर्विसेज इंटरेस्टेड रहती है क्वेश्चंस पूछने में। तो पहली बात तो ये जानते हैं हम लोग कि ओरिजिन जो है ये नाम बगराम का, ये क्लियर नहीं है कि कैसे ओरिजिन हुआ, वो हमें जानना भी नहीं है, राइट। ये डायनेस्टी आप थोड़ी सी ध्यान में रखो कि एक समय पर कंबोज डायनेस्टी, इंडो ईरान डायनेस्टी, ईरानियन डायनेस्टी, कंबोज डायनेस्टी, ये रूल किया करती थी एक समय पर इस सिटी में, बगराम में, ठीक है। तो ये बस एक क्लियरिटी रखो, लिख लो आप कहीं पर, राइट। और इसके अलावा मौर्यन एम्पायर की बात करें तो यहां से ये चीज हम देखेंगे, मौर्यन एम्पायर जो था वो अपना नॉर्थ पार्ट, राइट, नॉर्थ पार्ट को डेवलप कर रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि अपना वहां पर एक्सपेंशन कर रहा था। और मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये वाली चीज आप लोग जानते ही हैं। और मौर्य एम्पायर के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया भी हुआ है। इसके बारे में आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स को देखेंगे, अपना जो जनरल स्टडीज का चैनल है, तो वहां पर एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स में ये पूरी चीज आपको बताई हुई है। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, सेल्यूकस वन को जो है वो क्लियरली कह दिया था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, या फिर एक वर्ड यूज किया गया था, ये इंडस नदी जो है वो आप इस पार मत आ जाना, इंडस नदी के। और हिंदू खुश पर्वत जो हम लोग को देखने को मिलता है, हिंदू खुश पर्वत, उनसे कह दिया था कि हिंदू खुश पर्वत के इस तरफ मत आ जाना, जो भी करना है वही करना,
राइट। जैसा आपको अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना है वहीं पर एक्सपेंड करो, इस तरफ मत आने की सोच ना। तो ये चीज हम लोग को चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बीच में, सेल्यूकस के बीच में देखने को मिली थी। देखो एक एग्रीमेंट हुआ था, राइट। सेल्यूकस ने एक एग्रीमेंट जो है वो हम लोग को देखने को मिला था, किया था, राइट। और इसका जो सेंटर जो बन गया था सेल्यूकस का, ये हम लोग को कांधार, एंशिएंट कांधार इसका सेंटर जो है वो बन गया था, जो कि आप अगर बगराम सिटी की बात करें तो बगराम सिटी के हम लोग को साउथ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको, ये हिस्ट्री का एक लिंक आपको पता होना चाहिए, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त और बगराम का। क्योंकि क्या होता है कि एग्जैक्टली आपसे बगराम से ना पूछा जाए, इस सिटी के बारे में ना पूछें, आपसे आसपास की हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। ये क्षेत्र है, यहाँ पर मौर्यन एम्पायर का भी रोल हम लोग को देखने को मिलता था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, और उसको कहा गया था, एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू कुश माउंटेन का जो एरिया है, तो कहा गया था उसको कि उस एरिया के उस पार ही रहे वो, इस पर आने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्रीमेंट हो गया था क्लियरली, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली। एंड ड्यूरिंग 120 इयर्स ऑफ मौर्यंस इन सदर्न अफगानिस्तान बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस, तो बुद्धिज्म भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये वाला भी एक फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर स्तूपास वगैरह के कंस्ट्रक्शंस भी देखने को मिले हैं, राइट। इस पीरियड के दौरान, जिस पीरियड में, जिस एंशिएंट पीरियड की यहाँ पर बात हो रही है, जिस समय ये एंशिएंट सिटी हुआ करती थी, राइट। इसके अलावा कुशान्स के बारे में भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि बगराम जो थी गाइस, ये कुशान एम्पायर की फर्स्ट सेंचुरी में कैपिटल बन गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड ये आएगा कि कुशान एम्पायर की कैपिटल जो बन गई थी वो बगराम बन गई थी, राइट, फर्स्ट सेंचुरी में। तो और कुशान एम्पायर आप जानते ही हैं, कुशान एम्पायर के बारे में, इसके बारे में आपने पढ़ा भी है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, राइट। तो इससे रिलेटेड भी सिविल सर्विसेज पहले क्वेश्चन पूछ चुकी, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियरली रखो आप, राइट। और उसके बाद फिर ये साउथ एरिया में चले गए थे, पेशावर को इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, तो वो सब चीज हमारे लिए काम की नहीं है। फिर ये देखो आप, बगराम ट्रेजर, राइट, इसे कहा जाता था क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्सचेंज हुआ करता था, राइट, कुशान एम्पायर के पीरियड में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बगराम जो एंशिएंट सिटी है वो ट्रेड के लिए भी जानी जाती थी, बगराम एंशिएंट सिटी। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान में रखो, यहाँ पर बहुत सारे एविडेंसेस मिले हुए हैं, बट आपको उतना डिटेल में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैंने आपको तीन चार बताई, तीन चार जो रिलेशन, जैसे कि मौर्यन एम्पायर के साथ रिलेशन हमें देखने को मिले, आप चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बारे में ध्यान में रखना कि जिस समय सेल्यूकस था तो उसको कहा गया था कि भाई उसी तरफ रहो, इस तरफ आने की जरूरत नहीं है। और क्लियरली हमें देखने को मिलता है कि कुशान एम्पायर की कैपिटल जो है वो बगराम हुआ करती थी एंशिएंट पीरियड में, फर्स्ट सेंचुरी के दौरान। ठीक है, तो ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड। और बाकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका जिक्र है, गंधार किंगडम भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, राइट। तो ये सब चीजें ध्यान में रखो, बस सिंपल। क्योंकि क्या रहता है कि हमें अपनी पढ़ाई को बिल्कुल करंट अफेयर्स में सीमित नहीं रखना है, कि मतलब जो न्यूज में आया सिर्फ वो ही नहीं देखना है, क्योंकि सिविल सर्विसेज उससे बाहर चली गई है। क्योंकि सिविल सर्विसेज को पता है कि सभी लोग जो है वो न्यूज पर जो है वो सिर्फ फोकस करते हैं, और जो सीरियस कैंडिडेट्स है वो थोड़ा सा इन डेप्थ और वाइड, डेप्थ और वाइड की कितनी डेप्थ में पढ़ना है और कितने वाइड में पढ़ना है, ये भी जो है वो देखना होता है। और कितनी डेप्थ और कितने वाइड में पढ़ना है एक टॉपिक को, तो उसको मैं डिसाइड करके आपको बताऊंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल जैसा बोलता जा रहा हूं वैसा बस करते चलो, सक्सेस आपके हाथ में होगी ही। तो चलो, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था, आइए इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था, यूएसए और तालिबान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें यूएसए ने, मतलब तालिबान और यूएसए ने के बीच में जो एग्रीमेंट था, उसमें यूएसए ने तालिबान से कहा था कि तालिबान जो है वो अपनी किसी प्रकार की मिलिट्री एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर इस क्षेत्र पर ना करें, अफगानिस्तान क्षेत्र पर, राइट। और तालिबान ने कहा था चलो ठीक है नहीं करेंगे, उसके बदले में आप एक काम करो, अपनी नाटो की फोर्सेस जो है वो यहाँ से हटा दो। तो अब बताया जा रहा है कि आखिरी यूएस और नाटो की जो फोर्सेस हैं अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से अब जा चुकी हैं, ये चली गई हैं, राइट। मतलब अब यूएसए की फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर तैनात नहीं है, जो कि लगभग 20 सालों से यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही थी मिलिटेंट्स के अगेंस्ट। बट देखिए, यूएसए कमजोर नहीं है, यूएसए को कमजोर समझने की गलती कोई ना करे तो बेटर है। जैसे कि अफगानिस्तान के लिए भी ये वाली बात है, और स्पेशली तालिबान के लिए, राइट, कि तालिबान अगर यूएसए के साथ अगर उन्होंने कोई डील करी है और उसको अगर वॉयलेट करता है तालिबान, उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि क्लियरली बोल के रखा है यूएसए ने कि यूएसए और उसकी अलाय कंट्रीज, यानी कि उसकी जो फ्रेंडली कंट्रीज है, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए, और उसने क्लियरली मेंशन किया। बट एक प्रॉब्लम यह है हमारे लिए, इंडिया कॉन्टेक्स्ट के लिए, कि जिस समय ये एग्रीमेंट हुआ था तो उस समय इंडिया का जिक्र नहीं हुआ था। तो हमें बस ये डर है कि ये तालिबानी जो है वो इस तरफ ना आने लगे, ये मिलिटेंट जो है वो इस तरफ ना आने लगे, अफगानिस्तान के इस तरफ, मतलब हमारी कंट्री के अंदर एंटर करने की ना सोचने लगे। बट हम भी कम नहीं है, हम बिल्कुल डिफेंस करेंगे उस चीज का, और हम तैनात हैं डिफेंस करने के लिए, हम कमजोर नहीं है। कभी भी इंडिया को अपने आंसर्स में भी कमजोर लिखने की गलती मत करना, राइट, कमजोर मत लिखना। हाँ, हमारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं,
जिसको आप सजेशन के तौर पर लिख सकते हैं, बट क्लियरली मेंशन नहीं कर रहे हैं आपको कि इंडिया कमजोर है। और दूसरी बात, यूएसए को भी कमजोर अभी समझना नहीं है। यूएसए ने जो ये एग्रीमेंट किया है ना, काफी सारे लोगों को लग रहा है, और हमने पहले भी बात करी थी कि एक प्रकार की यूएसए की गलती है, और लिटरली गलती तो है, एकदम से उसको पूरा हटना नहीं चाहिए, बट ठीक है। बट हम लोग यूएसए को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, सुपर पावर कंट्री है वो, राइट। घुस के मारेगी अगर तालिबान ने कुछ भी किया तो, घुस के मारेगी, राइट। यानी कि तालिबान ने वॉयलेशन किया तो, अगर वहां पर मिलिटेंट एक्टिविटी हुई और किसी प्रकार से यूएसए की अलाय कंट्री को नुकसान हुआ तो घुस जाएगी वो। आप ये कह सकते हो कि एक बार इन्होंने परखने की कोशिश करी है। वो होता है ना कि बिगड़ा हुआ बच्चा जो होता है, राइट, आप उसको बोलो कि बेटा टीवी मत देखना, या बेटा पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करना, और वो पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करेगा, और कुछ समय बाद रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा, और फिर पेरेंट्स उसकी फिर बहुत सारी चीजें छीन लेते हैं, मतलब उसकी लिबर्टी छीन जाती है, बेचारे को फिर बाहर खेलने नहीं दिया जाता। बट ऐसा करना नहीं चाहिए पेरेंट्स को, वो तो एक ट्रिक्स होती है कि बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, बट वो हमारे इंडियन पेरेंट्स को उतने अच्छे से आता नहीं। बट ठीक है, जो भी है, हमारे इंडियन पेरेंट्स ने जो भी किया हमारे भले के लिए ही किया है, तो उस चीज को भी नकारना नहीं है, राइट। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी आपको जो फैक्ट जो ध्यान में रखना है, एक तो ये है यूएसए और नाटो की फोर्सेस जो है वो यहां से चली गई है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये बगराम जो एयरबेस है वहां से ये आखिरी छोड़ के गई, ये वाली चीज तो वैसे नहीं पूछेगा यूएसए, ये सिविल सर्विसेज आपका, कि यूएसए जो है वो आखिरी एयरबेस कौन सा था, किसको छोड़ के गई है, बट हाँ पीएससी वगैरह आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए भी ये वाली चीज थोड़ी ध्यान में रखें। बट ज्यादा सिविल सर्विसेज जो इंटरेस्टेड होगा वो आप में एंशिएंट सिटी के बारे में पूछने में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि ये एंशिएंट सिटी थी बगराम, और जिसके बारे में हम लोग ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। क्लियर है यहां तक आपको बातें? तो ये वाली चीज थी। और कंप्लीट विड्रॉल जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है फॉरेन फोर्सेस का अफगानिस्तान से, ये जो है वो हो जाएगा, राइट। पूर्ण वापसी जो है वो हो जाएगी विदेशी सेनाओं की अफगानिस्तान से बहुत ही जल्दी, पूरी तरह से, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे अगर आप मेंस में देखेंगे तो इंडियन कल्चर के बारे में जो है वो यहां पर मेंशन है कि आपको इंडियन कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। इवन इसमें लिटरेचर के बारे में भी मेंशन है कि कौन सी किताबें वगैरह, राइट, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स में। तो ये वाला जो पीरियड है स्वामी विवेकानंद का, ये तो मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न टाइम का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इनसे जुड़े लिटरेचर्स, इनसे जुड़े कंट्रीब्यूशन, तो ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात तो इनकी डेथ एनिवर्सरी हम लोग को कब देखने को मिलती है? 4 जुलाई को। तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखिएगा, पुण्य तिथि इनकी 4 जुलाई को मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें गाइस, तो ये तेजस्वी व्यक्ति थे और पश्चिमी जगत को हिंदू धर्म से परिचित कराने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को एनलाइटन किया था हिंदुइज्म से रिलेटेड इन्होंने, तो इस चीज के लिए जाने जाते हैं। आपको पता होगा कि हम लोग को इनकी एक फेमस स्पीच देखने को मिलती है शिकागो के अंदर, राइट, 1893 में। क्वेश्चन यहां से भी डायरेक्ट उठा के पूछा जा सकता है कि बताओ कि किस ईयर में स्वामी विवेकानंद जी की स्पीच हम लोग को देखने को मिली थी और कहां पर मिली थी? तो ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में शिकागो के अंदर 1893 में इन्होंने अपनी फेमस स्पीच दी थी, राइट। 1893 में। और 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया 12 जनवरी को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को स्वामी विवेकानंद जी की देखने को मिलती है, कि ये नेशनल युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाएगा। तो नेशनल यूथ डे किनकी मेमोरी में मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी की। तो ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि श्री रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे और हिंदुइज्म को इंडिया में रिवाइव करने का मेजर फोर्स ये हमें देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये क्लैरिटी रखो बस एक चीज। अब इनकी अर्ली लाइफ कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था कोलकाता में 12 जनवरी को, जैसे हमने बात करी अभी कि इसी दिन जो है वो नेशनल यूथ डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और 1863 में इनका जन्म हुआ था और 1893 में इन्होंने शिकागो में स्पीच दी थी। तो ये वाली चीज आप शिकागो की स्पीच का तो बिल्कुल आपको ध्यान से याद रखना है। और जिस समय इनका जन्म हुआ था तो इस समय स्वामी विवेकानंद जी के नाम से ये नहीं प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे, ये नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे, राइट। इन्होंने हिंदू फिलॉसफी, योग की और वेदांत की वेस्ट में इंट्रोड्यूस करी थी, राइट। वेस्टर्न वर्ल्ड में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर योग और वेदांत संबंधी हिंदू दर्शन को इन्होंने जो है वो प्रस्तुत किया था, राइट। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का टाइटल दिया था, कहा था कि ये मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का टाइटल जो है वो किसको मिला है, किसके द्वारा दिया गया है? तो स्वामी विवेकानंद जी को
सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। तो ये वाली चीज आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। और 1893 में इनके दोस्त स्वामी विवेकानंद जी के दोस्त अजीत सिंह जी, जो कि खेतरी स्टेट के हैं, और जहां पर भी खेतरी शब्द सुनो आपके दिमाग में तुरंत खेतरी माइंस आनी चाहिए, और खेतरी माइंस कहां पर है? राजस्थान में है। तो राजस्थान के एक महाराजा अजीत सिंह, इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि विवेकानंद नाम जो है वो अपना यूज करना शुरू कर दो, धारण कर लो। तब से इन्होंने विवेकानंद नाम जो है वो धारण किया है। अब मैं आपको अजीत सिंह जी के बारे में थोड़ी सी जो है वो चर्चा करेंगे हम लोग विकिपीडिया से, क्योंकि इस अप्रोच के साथ आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है टॉपिक्स को रिलेट करते हुए। अगर टॉपिक को रिलेट करते हुए नहीं पढ़ोगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपसे अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं पूछी आ रही हैं। तो देखो ये अजीत सिंह है खेतरी के, ये हम लोग को देखने को मिलते हैं अजीत सिंह, राइट। इनके बारे में हम लोग को जो कनेक्शन जो बिल्डअप करना है वो स्वामी विवेकानंद जी के साथ बिल्डअप करना है, इनका कनेक्शन है कि इस तरीके से इनको पढ़ना है। हमने एक चीज तो समझ ली कि ये महाराजा थे राजस्थान के खेतरी स्टेट के, बस ये चीजें क्लियर रखो, सिंपल सी। और स्वामी विवेकानंद जी के ये क्लोज फ्रेंड थे। अब देखो क्लोज फ्रेंड कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी जो है वो खेतरी गए थे, और इनसे मात्र 3 बार ही अपने पूरे जीवन में इनसे मात्र 3 बार ही मिले थे, और ये क्लोज फ्रेंड बन गए थे। क्योंकि वो जमाना था एक व्यक्ति किसी से 3 बार मिलने के बाद ही क्लोज फ्रेंड बन जाता था, राइट, उसको देखकर प्रभावित होकर। आज की रेट में तो धोखाधड़ी इतनी है कि मतलब सगे सगे यानी कि आपस में भाई भाई एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, राइट। और देखिए अजीत सिंह ने किया क्या था, अजीत सिंह ने किस किस साल में मिला था दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, 3 बार मिले थे, और इन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया था स्वामी विवेकानंद जी को, और इन्होंने ही इन्हें इंकरेज किया था कि जाओ शिकागो में जाकर 1893 में अपनी स्पीच दो। तो क्वेश्चन यहां से भी घुमा के पूछ लिया जा सकता है, इंकरेज करने वाले व्यक्ति अजीत सिंह थे, ऐसा एक कोई स्टेटमेंट आ जाएगा तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। और अजीत सिंह मात्र 3 बार ही मिले थे, और अजीत सिंह ने ही इन्हें जो है वो इंस्पायर किया था कि जाओ जाकर जो है वो स्पीच दो, और स्वामी विवेकानंद नाम जो है उसको धारण इन्होंने इनके ही कहने पर किया था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और 1891 में अजीत सिंह ने हर महीने 100 रुपए भेजना शुरू कर दिए थे विवेकानंद जी की फैमिली को कोलकाता के अंदर। और 1 दिसंबर 1898 को विवेकानंद जी ने लेटर लिखा था अजीत सिंह को बेल्लूर से। बेल्लूर आपको पता है बेल्लूर किस लिए फेमस है? मठ, स्वामी विवेकानंद जी का मठ है बेल्लूर मठ, और यहीं पर ही वो अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ यहीं पर ही रहे थे वो। और इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने रिक्वेस्ट किया था कि इन्हें परमानेंट डोनेशन जो है वो देते रहें, कि जिससे कि विवेकानंद जी की जो डेथ हो जाएगी तो उसके बाद उनकी माता भुवनेश्वरी देवी इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। और लेटर जो था गाइस इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन जो है वो फैमिली मेंबर्स के साथ मतलब फैमिली मेंबर जो है ना विवेकानंद के, उनके साथ फ्रीक्वेंट कनेक्शन जो है वो या कम्युनिकेशन जो है वो हम लोग को लगातार देखने को मिलता है, राइट। इनका अजीत सिंह का तो आप देखिए 3 बार मिलने वाला व्यक्ति इतना मतलब मदद कर रहा है। और आज की डेट में आप देखो, आज की डेट में धोखाधड़ी तो इतनी हो गई। मैं तो अपनी बात करूं कि मेरे साथ जैसे मैंने आपको बताया होगा कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक फैसिलिटी दी थी कि आप लोग जो है वो पार्शियल पेमेंट कर सकते हो, मतलब कि 50-50 में पेमेंट जो है वो दे सकते हो। जैसे बड़े बड़े कोर्सेज थे, जैसे कि सोशियोलॉजी का कोर्स हो गया, राइट, उसकी बड़ी फीस थी। और जैसे कि छोटी मोटी जैसे कि 1000, 1200, 1300 रुपए वाली फीस भी जो थी, तो उसमें भी मैंने बोला था कि चलो 50-50 करके दो पार्ट्स में दे देना है, 3 पार्ट में दे देना, कुछ स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते थे तो। और इतनी बुरी स्थिति हुई कि काफी सारे स्टूडेंट ने तो लेने के बाद, मैंने बोला भी था कि यार देखो यार मैंने किसी को हायर किया, मुझे कहीं पर पेमेंट देना है, लेने के बाद ही फिर मतलब कम्युनिकेशन काट दिया, मतलब उनको मैसेज करो तो कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। पर ठीक है, फिर अब मैं नहीं करता, मैंने कहा चलो छोड़ो जाने दो यार, ऊपर वाला न्याय करता है जो भी करता है, राइट। तो पहले का जमाना वो था कि आप देखिए कि 3 बार मात्र मिलने पर कितना प्रभावित होता था एक व्यक्ति, और क्योंकि विश्वास होता था उस समय। आज की डेट में कोई विश्वास नहीं, भाई भाई का सगा नहीं है आज की डेट में, राइट। बड़ी स्थिति खराब है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आज की डेट में छोटी छोटी बात पर लोग इतना परेशान हो जाते हैं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने भी अपनी लाइफ में ये चीज सीख ली है कि यार ठीक है, लाइफ मूव्स ऑन, गोज ऑन, जो भी डिफिकल्टी आएंगे अपन झेलेंगे, बट परेशान नहीं होना लाइफ में, राइट। और मुझे ये सीख मिली है रामायण से। मैं आपको उसका भी एक अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि रामायण में भगवान राम को आपको पता होगा कि राजा थे, ये राजा थे, मतलब शासन उनका था, हम लोग को देखने को मिलता था भगवान राम का, राइट। रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। अब रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, राइट, एक टाइम पर उसको 14 साल तक काटना पड़ा वनवास, 14 ईयर्स तक वनवास काटना पड़ा, यानी कि जितनी भी लग्जरी थी
सबकी सब छिन रही थी उस व्यक्ति से, व्यक्ति मतलब भगवान से, महापुरुष से, क्योंकि उन्होंने एक मनुष्य के रूप में ही जो है वो लिया था ना, अवतार लिया था, इनकारनेशन मनुष्य के रूप में उनका था। तो इस तरीके से समझो आप कि एक व्यक्ति जिसे 14 साल तक वनवास जाना है और वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, लग्जरी बचपन से ही उसने देखी है, फिर एक टाइम पर उसे वनवास जाना पड़ रहा है, सब कुछ छोड़कर, कोई लग्जरी लाइफ नहीं, कुछ नहीं, ना कोई पैसा ना कुछ, उसको अपनी जिंदगी जंगल में बितानी है। उस व्यक्ति ने छोड़ते समय अपने पिता से एक भी चीज नहीं कही, एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ इतना पूछा, मां से मिलकर जाऊं या ना जाऊं। बहुत बड़ी बात होती है ये आज की डेट में, थोड़ी छोटी छोटी सी बात से, अरे सर करंट अफेयर्स की इतना सारा है, कैसे तैयारी करेंगे, अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान नहीं होना है, आराम से स्मूथली। जब आप खुद सोचो ना, लेवल ऑफ मतलब वो चीज, मतलब सामने वाले का जो पेशेंस का लेवल, सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग का लेवल, कि चलो यार माँ बाप ने, मेरे बाप ने मुझे बोला है कि मुझे 14 साल तक वनवास काटना है, कोई बात नहीं, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ नहीं, मैं जाऊंगा। चले गए वो, सिर्फ एक ही चीज पूछी कि मां से मिल सकता हूं या नहीं मिल सकता, उसके अलावा कोई क्यों नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप भी अपनी लाइफ में अगर आपने डिसाइड किया है आईएएस बनना, तो कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, रास्ते पे चलना शुरू करो, अपने आप समझ में आता जाएगा, अपने आप जो है वो चीजें होती जाएगी, बट चीजों को फॉलो करो आप, राइट। कैसे करें, क्यों करें, और टेंशन नहीं लेना है, कैसे करें क्यों करें, सबका जवाब जो है वो मिलेगा, राइट। अगर आपने शुरुआत कर दी तो डेफिनेटली जवाब मिलेगा, तो परेशान क्यों हो रहे हो? रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है तो क्यों, क्या, कैसे करेंगे, ये सब होगा, उसमें परेशान नहीं होना है। भगवान जो राम जो है, उन्हें भगवान राम तभी कहा गया जब उन्होंने स्ट्रगल किया, 14 साल तक वो वनवास में रहे थे, उसके बाद उनका स्ट्रगल के बाद ही उन्हें अचीवमेंट मिला, राइट, है ना। तो आपका क्या है, आपका भी स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल में परेशान मत होना। मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियल, हर तरीके की प्रॉब्लम। आप सोचो ना, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति, उनको उनका सब कुछ एक क्षण में सब कुछ छिन गया, मतलब दिवालिया हो गए एक तरह से आप कह सकते हो, वो भी कितने पीरियड के लिए, 14 साल के लिए। आपको तो 1-2 साल तक का स्ट्रगल करना है, वो भी मन लगा के। उनका 14 साल का स्ट्रगल, तो उनका स्ट्रगल बड़ा था या आपका था, बताओ, राइट। तो स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जहां आप स्ट्रगल करोगे और जहां आप पेशेंस के साथ काम करोगे, पेशेंस, आज की डेट में बौखला जाते हैं लोग, अरे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे निकलेगा सर, बौखलाना नहीं है, पेशेंस, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस रखो अपने अंदर, एग्जाम आपका निकलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। तो हमने यही बात करी इनके बारे में, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, अजीत सिंह का हमने ये पूरा कनेक्शन देखा, राइट। और मैं आप लोग को कभी कभी बीच बीच में कुछ चीजें जो बताता रहता हूं, अगर आपको स्किप करनी है तो आप फॉरवर्ड करके स्किप कर सकते हो, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपका एग्जाम निकले और आप सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी रखो। 1899 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था बेलूर मठ को, तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखना, और यहीं पर ही उनका ये निवास बन गया था, राइट। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन 1897 में रामकृष्ण मिशन, जो कि एक मशीनरी है कि नोबलेस्ट आइडिया, उत्कृष्ट विचार को गरीब, जितने भी लोग गरीब हैं, गरीबों से गरीब लोग, उनके घर तक जो है पहुंचे, सबसे निर्धन लोगों के घर तक नोबलेस्ट आइडिया पहुंचे, और मीनेस्ट लोग, मीनेस्ट, राइट, जो मीन लोग जो होते हैं ना, जो थैंकफुल नहीं होते किसी भी चीज के लिए, सेल्फिश रहते हैं, बिल्कुल कड़ू विचार बोलते हैं ना, कि खड़ूस टाइप का जो आदमी है, राइट, जिसकी जेब से 1 रुपए भी नहीं निकलता, 1 रुपए निकालने के लिए सोचना पड़ता है उसको हर चीज के लिए, राइट। अच्छी बात है कि आप जो है वो रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट करें, बट इस तरीके से भी कंजूसी नहीं करनी है कि आप अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी बात, लोग बाग जो है, मैंने हमेशा देखा है कि लोग बाग इधर उधर से जुगाड़ तुगाड़ करके अरेंजमेंट करते रहते हैं, राइट। कि जैसे स्टडीज की बात कर लो तो लोग बाग जुगाड़ तुगाड़ करते रहते हैं कि यार कहीं से यार ये किसी की पीडीएफ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, ये मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, आप जुगाड़ करो, बट मटेरियल आप ऐसी जगह से लो, या फिर पढ़ाई आप ऐसी जगह से करो जो कि वर्थ इट हो, राइट। अब आप देखिएगा जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, राइट, जो भी नॉलेजेबल पर्सन आप देखेंगे वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी क्यों चूज करते हैं, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वो लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में उन्हें वो नॉलेज मिलेगा। तो आप जब भी अपने रिसोर्सेस को जो यूटिलाइज करते हो ना, तो आप बेस्ट जगह पर यूटिलाइज किया करो, हमेशा ये बात मेरी ध्यान में रखना, क्योंकि आपका जो आज का इन्वेस्टमेंट होगा, स्पेशली आपके टाइम का भी, वो जो है वो आपको मिलेगा आगे चल के, राइट। तो सही जगह पर
इन्वेस्ट करो, और जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें ये नहीं सोचना है कि कितना लग रहा है, क्वालिटी को देखना है। ये भी सोचो, मैं ये नहीं कहता कि मत सोचो कितना लग रहा है, क्योंकि हमें अपनी जेब में जितना उतना देखकर ही जो है वो काम करना पड़ेगा। बट जब जितना भी करो उसमें बेस्ट ढूंढने की कोशिश करो आप, बेस्ट टू बेस्ट, राइट। तो वो आपके लिए जो है वो फायदेमंद होगा, बट कंजूसी नहीं करनी किसी प्रकार की, राइट। चलो एनीवेज, अब आगे की चर्चा करते हैं। इन्होंने नव वेदांत या फिर नियो वेदांत जो है, इन्होंने इसका प्रचार किया, प्रोपोगेट किया, राइट। और वेस्टर्न लेंस से, यानी कि जो लोग वेस्टर्न जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज्म को जिस तरीके से देखती है, राइट, तो उन्हीं की भाषा में उन्हीं को जो है वो बताया हिंदुइज्म की क्वालिटीज के बारे में, राइट। और इन्होंने ये भी कहा कि आप अपने मटेरियल प्रोग्रेस को स्पिरिचुअलिटी के साथ कंबाइन करो, और ये बहुत जरूरी है। आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो सक्सेस पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको स्पिरिचुअलिस्टिक भी होना पड़ेगा, राइट। और ये बात सच है, आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखेंगे तो आपको मैक्सिमम लोग वही दिखाई देंगे कि जो स्पिरिचुअल भी हैं। अरे स्टीव जॉब्स की बात कर लो आप, या इनकी बात कर लो, मार्क जकरबर्ग की, इंडिया आया था, वो कहते हैं इंडिया आया था, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नीम करोली, बाबा नीम करोली के, वो तो थे नहीं, बट फिर भी उनके दरबार पे गया था वो, और उसके बाद ही उनको सक्सेस मिली। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी लिंक होती है, राइट। हम आज की डेट में मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे यहाँ से मेडिटेशन और ये सब चीजें आई हैं, राइट। और वो आज की डेट में दुनिया भर के जितने भी अमीर से अमीर लोग को आप देख लो, दे डू मेडिटेशन टू मेक देयर माइंड फोकस्ड माइंड रखना जरूरी है, अवेयर माइंड रखना जरूरी है, राइट। अब बुक्स कौन सी लिखी इन्होंने, राइट। स्वामी विवेकानंद जी ने, यहां से उठाकर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये 3 बुक का नाम आपको ध्यान में रखना है। और भी बुक लिखी थी, ये तो 3 बुक तो बहुत ही ये है, मतलब फेमस है, राइट। और ये कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी 400 500 पेजेस की किताब 1 घंटे में पढ़ लेते थे, लाइन बाय लाइन उन्हें याद रहती थी वो किताबें, लाइन बाय लाइन। और ये कब हुआ? मेडिटेशन। इवन अब गौतम बुद्ध को भी देखो ना, जैनिज्म में महावीर को भी देखो आप, मेडिटेशन। और ज्यादा लंबा मेडिटेशन नहीं, ये एग्जाम निकलेगा 1 से 1.5 साल में, 1 से 1.5 साल अपने आप को फोकस रखो, एग्जाम निकलेगा। जब 1 से 1.5 साल तक, कुछ महीनों तक कर अगर कुछ जैसे आम, मतलब जैसे सिद्धार्थ भी जो थे, अगर हम इनकी बात करें, महावीर भी जो थे, आम पर्सन थे, नॉर्मल कॉमन पर्सन थे। भगवान राम की भी बात करें हम लोग तो बोलते हैं ना कि भगवान राम जो है वो अवतार लिया था उन्होंने, बाद में बोला गया जब उन्होंने कुछ कर दिखाया। आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपको स्ट्रगल करना है 1 से 1.5 साल तक, फोकस रहकर। जब कुछ लोगों ने ऐसा करके, राइट, नाम हासिल कर लिया, राइट। और आज की डेट में आप देखो ना, हम तो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट, बुक्स पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। आप देखना कि जितने भी लोग हैं, मार्क जकरबर्ग को ले लो आप, स्टीव जॉब्स को आप, माइक्रोसॉफ्ट के ये बिल गेट्स, राइट, इनकी बात कर लो, या फिर इलॉन मस्क की बात कर लो, ये हर हफ्ते 1 से 2 बुक पढ़ते हैं, हर हफ्ते, महीना छोड़ो। और बुक वो किस लिए पढ़ रहे हैं? इनका तो इतना पैसा है, फिर भी वो पढ़ते हैं टू गेन नॉलेज। तो आप हमेशा नॉलेज के लिए जो है अपनी पढ़ाई करो कि आपको कितना नॉलेज मिल रहा है। जहां आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करोगे, वो भी सही डायरेक्शन में, सही स्ट्रेटेजी के साथ, ये एग्जाम आपका निकलेगा, राइट। चलो एनीवेज, बहुत आज बात कर ली, और बस इतनी सारी चीजें आपको बतानी थी। मैंने सोचा कि आपको, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा इस तरीके का रहता है कि सोचता हूं मैं कि इसी से ही कुछ चीजें जो है वो आपको समझाऊं। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के पहले टॉपिक से। पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। तो और हमारे गाइस काफी सारे जनरल स्टडीज के कोर्सेज हैं। अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो कोर्सेज आप ले सकते हैं। लेक्चर के एंड में कोर्सेज की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये वाला जो टॉपिक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो जीएस मेंस का पेपर 2 जो है, इसमें आप देखेंगे कि कौन सी पॉलिसीज होती हैं या पॉलिटिक्स हम लोग को डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की देखने को मिलती हैं, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट और इंडियन डायस्पोरा को अफेक्ट करती हैं। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है? चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट। तो चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें जो है हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में ऐसी चर्चा करेंगे कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही हैं। देखो, अफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट क्या है? तो पहली बात तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि बाल सैनिकों को भर्ती करने वाले देशों की सूची हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर उन कंट्रीज को शामिल किया जाता है जिन कंट्रीज के अंदर चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है। 18 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें रिक्रूट किया जाता है।
राइट। और ये लिस्ट कौन मेंटेन करता है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पता लगना है, आपको याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स। और अभी इस लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को और 14 और कंट्रीज को ऐड किया है इस लिस्ट के अंदर। मतलब कि इस लिस्ट में ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कंट्रीज चाइल्ड सोल्जर को रिक्रूट करती हैं या उनका उपयोग करती हैं, तो उसमें पाकिस्तान आ चुकी है। तो अब मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो टॉपिक है ये कि इंडिया के इंटरेस्ट और इंडियन डायस्पोरा को कैसे अफेक्ट करेगा ये वाली पॉलिसी या ये लिस्ट इसकी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पाकिस्तान यूएसए की इस लिस्ट में शामिल हो गई है तो अब यूएसए पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेगा। क्यों एक्शन लेगा, इस बात को भी समझो। पहले मैं आपको बता देता हूं कि लड़के लड़कियां और बच्चे इसमें शामिल होते हैं इस लिस्ट के अंदर, बट सिर्फ लड़के लड़कियां बच्चे तक ही सीमित नहीं रहती है लिस्ट। और इनमें इन बच्चों का उपयोग लड़ाकों के तौर पर, फाइटर्स के तौर पर, रसोइयों के तौर पर भी किया जाता है, कुक्स के तौर पर, कूलियों के तौर पर सामान वगैरह उठाने के लिए, राइट, और जासूसों के तौर पर, या फिर कई बार यौन उद्देश्यों से भी इनका उपयोग किया जाता है इन छोटे बच्चों का। अब मैं आपको बता रहा था कि इंटरेस्ट की इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो कैसे इसके अंदर शामिल होगा। तो देखो, जो भी पर्टिकुलर इस लिस्ट में आता है, यानी कि जो भी कंट्री इस लिस्ट में आती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स उस कंट्री को किसी भी प्रकार की मिलिट्री असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कराती, मिलिट्री सहायता नहीं देती, पैसा नहीं देती, मिलिट्री एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराती, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कराती, और ना ही डायरेक्ट सेल करती है किसी प्रकार के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, राइट। उन कंट्रीज को जो कंट्री बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को रिक्रूट करते हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर या इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए बच्चों का उपयोग किया जाता है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें यह फायदा होगा कि पाकिस्तान इस प्रकार की चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट करने की एक तो पॉलिसी छोड़ेगा, और पॉलिसी छोड़ेगा तो हमारे ऊपर जो कई बार अटैक करवाता है वो, या फिर इस प्रकार की हरकत पटकता है पाकिस्तान की तरफ से, ऐसी हरकतें जो हमें देखने को मिलती हैं, राइट, तो वो थोड़ी सी बंद होने लगेगी। तो टेररिज्म जो है वो क्लियरली बंद होने लगेगा, घटने लगेगा, राइट। तो ये एक फायदा है, तो आप इसको एक फायदे की तरह देखो इस लिस्ट को इंडिया के विजन से, राइट, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेंस का टॉपिक अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो आपको उन एरियाज पर टारगेट करना है जिस एरिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये लिस्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। लिस्ट के अंदर क्या होता है इसके बारे में हमने बात कर ही ली है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक कानून भी है जिस कानून के थ्रू ये लिस्ट बनाई जाती है। कानून का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट 2008। इसके अंदर हर साल ये अपनी लिस्ट ये पब्लिश करती है, राइट। एनुअल ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट के अंदर ये लिस्ट हमें देखने को मिलती है। तो लिस्ट में क्या होता है वो बात हमने करी ली। और इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा और कौन सी कंट्रीज को ऐड किया गया, टर्की को, अफगानिस्तान को, म्यांमार को, ईरान को, इराक को, नाइजीरिया को और यमन को। तो इन कंट्रीज को जो है वो ऐड किया भी लेटेस्ट इसने अपनी लिस्ट के अंदर, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस ने भी वेरीफाई किया है कि 7,000 से भी ज्यादा बच्चे रिक्रूट किए गए हैं मात्र 2019 में ही। यानी कि सिर्फ 2019 की ही अगर हम बात करें तो 7,000 से ज्यादा बच्चों को आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए रिक्रूट किया गया है। बात क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़े। तो इससे इसी की तरह यानी कि चाइल्ड सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए, राइट, इसी की तरह यानी कि इसी थीम पर बेस्ड और दुनिया भर में कौन से इनिशिएटिव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो देखिए 15 साल की अब यहां पर बात होती है। अब ये 18 साल की उम्र वाला जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स की ये लिस्ट हमें देखने को मिली थी, राइट। अब ये बात करते हैं 15 साल। तो जो भी पहली बात तो ये कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड CRC और जेनेवा कन्वेंशन, इन दोनों में ही ये लिखा है कि किसी भी प्रकार से 15 साल से कम की उम्र के बच्चों को रिक्रूट नहीं करना है आर्म्ड फोर्सेस में, ना ही किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में बच्चों को इन्वॉल्व करना है। तो ये दोनों ही कन्वेंशन आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड और जेनेवा कन्वेंशन, इसमें ये वाली बात जो है वो मेंशन्ड है, राइट। और बताया जाता है कि चाइल्डहुड को जो है वो एडल्टहुड से सेपरेट किया जाता है, राइट। और एडल्टहुड जो कि 18 साल की उम्र तक रहता है, तो चाइल्डहुड को, बचपने को अलग किया जाता है। और बच्चों की गरिमा के साथ, राइट, उनकी डिग्निटी के साथ उन्हें मतलब उनके समय को प्रोटेक्ट करना है, बच्चों को अलाउ करना है, राइट, कि वो ग्रो करें, लर्न करें। मतलब कि उनका जो ये 18 साल की उम्र का जो पीरियड है ना, इतनी उम्र तक का पीरियड, इसको प्रोटेक्ट करना है। इनको इस एनवायरमेंट में बच्चों को रखना है कि बच्चे अपने जीवन को गरिमा के साथ अच्छा बनाएं, ग्रो करें, बेटर तरीके से सीखें, खेलें कूदें, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डेवलप करें, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर
बताई जा रही। तो ऐसा ये सीआरसी के अंदर हमें देखने को मिलता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड। फिर से बोलो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, राइट। तो ये सीआरसी कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन का है। और जेनेवा कन्वेंशन और जेनेवा के अलावा हमारे कुछ ऑप्शनल या एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी जेनेवा के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसमें को ये बताया जाता है कि जेनेवा के कन्वेंशन और इसके ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स या फिर एडिशनल प्रोटोकॉल्स कोर हम लोग को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के देखने को मिलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का ये केंद्र है, राइट, जेनेवा कन्वेंशन और उसके ऑप्शनल या फिर एडिशनल प्रोटोकॉल्स, राइट। और इसके अंदर ये रेगुलेट करता है जेनेवा कन्वेंशन, और किस चीज को रेगुलेट करता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के कंडक्ट को रेगुलेट करता है, उसके इफेक्ट को लिमिट करता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, राइट। उन लोगों की रक्षा करता है जो लंबे समय से या वर्तमान में संघर्ष में भाग नहीं कर रहे हैं, यानी कि किसी जगह पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे कि वो सीरिया, इराक वाला एरिया, ये सब एरियाज में हम लोग को, या फिर अफगानिस्तान ही ले लो, अक्सर हम लोग को आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते रहते हैं। तो वहां पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से लेना देना नहीं, उनको कोई दंगे से लेना देना नहीं, वो तो बेचारे अपनी घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, लाइवलीहुड को मेंटेन कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं लड़ाई झगड़ा दंगे से। तो ऐसे जो लोग हैं बेकसूर इनोसेंट लोग, जिनका कोई लेना देना नहीं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से, तो ऐसे इनोसेंट लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जेनेवा कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसके एडिशनल प्रोटोकॉल जो हम लोग को सीआरसी के अब देखने को मिलता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, राइट। तो ये हम लोग को जो देखने को मिलता है, तो ये प्रोहिबिट करता है, ये बैन लगाता है कि जितने भी बच्चे हैं 18 साल से कम की उम्र के, तो उन्हें किसी भी प्रकार से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, राइट, किसी भी प्रकार से स्टेट आर्म्ड फोर्सेस हो या नॉन स्टेट आर्म्ड फोर्सेस हो या किसी भी प्रकार के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना है, राइट। चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट करना एक वार क्राइम माना जाता है, वार क्राइम, राइट, वॉर क्राइम माना जाता है। तो ये वाली चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है, राइट। युद्ध अपराध है ये, कि अगर जो भी कंट्री अगर चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट कर रही है या कोई भी एंटिटी, तो वो अपराध माना जाएगा, वॉर क्राइम माना जाएगा। और ये वॉर क्राइम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के रोम स्टैट्यूट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। रोम कानून जो है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का, आईसीसी का, तो उनके अंडर हमें ये देखने को मिलता है। आप मुझे बता सकते हैं कि आईसीसी कहां पर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पर स्टैब्लिश्ड है? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, इस पर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, राइट। और यूनाइटेड नेशन आइडेंटिफाई करता है कि बच्चों का अगर उपयोग किया जा रहा है या बच्चों को रिक्रूट किया जा रहा है एज अ चाइल्ड सोल्जर के तौर पर, राइट, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इनको उपयोग किया जा रहा है या आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा इनका बच्चों का उपयोग किया जा रहा है, तो वो 6 जो ग्रेव वायलेशन होते हैं, 6 गंभीर उल्लंघन जो होते हैं, उनमें से एक ये माना जाता है, राइट। बाकी के 5 कौन से हैं? एक तो बच्चों की हत्या करना या उन्हें अपंग बनाना, अपंग मतलब कि डिसेबल बना देना, राइट। और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा, ये भी अपराध है। बच्चों का अपहरण करना, स्कूलों या अस्पतालों पर हमला करना, बच्चों के लिए मानवीय पहुंच से इनकार करना, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस बच्चों को डिनाई करना। तो ये 5+1 की बच्चों को चाइल्ड सोल्जर बनाना। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो ग्रेव मतलब कि गंभीर उल्लंघन जो है वो मानता है इस चीज को, राइट, यानी कि इन 6 उल्लंघनों को। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। और देखिए गाइस, कुछ इश्यूज भी रिकॉर्ड किए गए हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड, राइट। कुछ इश्यूज हैं, कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि बोला जाता है कि ये इसका जो स्कोप और इसका जो नेचर है ये काफी लिमिटेड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। ये आइडियलिस्टिक है रेदर देन प्रैक्टिकेबल, मतलब कि व्यवहारिक होने के बजाय ये आदर्शवादी ज्यादा हम लोग को नजर आता है, राइट। तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। और ये सिर्फ स्टेट पार्टीज को ही बाइंड करता है, जो कि रेक्टिफाई करती है ट्रीटी को, मतलब कि जिसने इस एग्रीमेंट को साइन किया है, सिर्फ उसी कंट्री के अंदर रोक लगाई जाती है, उसी कंट्री के ऊपर अंदर प्रोहिबिट करने की बात होती है चाइल्ड सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट को या चाइल्ड सोल्जर्स के राइट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो उसी कंट्री के ऊपर दबाव डाला जाता है कि वो कंट्री जो है जिसने साइन की है, रेक्टिफाई करी है इनकी ट्रीटी को, कि वो ही सिर्फ फॉलो करें ये मैकेनिज्म्स, राइट। अब इसमें एक चीज जो समझने वाली बात है वो ये है कि जैसे कि अब एक कंट्री है, मान लेते हैं कि उसने साइन कर लिया, राइट, इस एग्रीमेंट को, यानी कि इस कन्वेंशन को, और इसने रेक्टिफाई भी कर दिया, मतलब कि इसने इंप्लीमेंट करना शुरू किया, तो वो कंट्री ही जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, राइट, उसको प्रॉपर पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने में वो कंट्री ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो ये जो दायित्व है ये इसी कंट्री का ही होगा, राइट। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और अगर कंट्री अगर कुछ छुपाएगी तो ऑब्वियसली बात है, साइन करने के बाद, इंप्लीमेंट करने के बाद अगर वो रिकॉर्ड छुपाती है और करती है, मतलब बैकग्राउंड में ये सब चीजें, हालांकि कुछ खुफिया एजेंसीज होती हैं यूनाइटेड नेशन की भी,
जो स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, तो फिर उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है, या फिर कई बार ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। तो वो तो एक बात की बात है, बट जो मेनली आपको ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है, बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, आपको शायद सुनाई नहीं दिया होगा, बट बहुत तेज अभी बादल कड़के हैं और बढ़िया आवाज आ रही है, बारिश हो रही है। ऐसा मौसम होता है तो काफी अच्छा लगता है, और बहुत तेज बारिश हो रही है यार, अच्छा लग रहा है। चलो एनीवेज वापस आते हैं मैं टॉपिक पे। तो मैं आपको ये बता रहा था, वो कंट्री जो होती है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी की पूरी इसके द्वारा, यानी कि कन्वेंशन में दिए गए जो प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, तो उसको फॉलो करने की, ठीक है। और देयरफॉर इट हैज नो अथॉरिटी ओवर कंट्रीज दैट आर नॉट पार्टीज। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जो कंट्री साइन करेंगी, रेक्टिफाई करेंगी, सिर्फ उसी को बाइंड करता है ये मैकेनिज्म यूनाइटेड नेशन का, राइट। नॉन स्टेट एंटिटी हो गई, रीबल मिलिटियाज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, विद्रोही मिलिशिया, राइट, जो कि चाइल्ड सोल्जर को रिक्रूट करते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे इंडिया के केस में भी देखो तो आप इंसर्जेंट्स आपको मिल जाएंगे, नक्सलवादी आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये सब लोग भी चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट करते हैं। इवन अगर हम बात करें टेररिस्ट वगैरह की, तो टेररिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं चाइल्ड सोल्जर का। तो इनको रोकने के लिए कोई अलग से इसके अंदर चीजें नहीं दी हुई है। तो ये इसका लिमिटेशन है सीआरसी का, यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो कि ड्रॉबैक है, लूप होल है, लिमिटेशन है। तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। और सिद्धांतों को लागू करने और पूरे विश्व में मानव अधिकार के हनन को रोकने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नेटरीज के ऊपर रिलाय करती है, यानी कि जिसने साइन किया उसका दायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको रोकना। इनके पास अलग से कोई फोर्स नहीं है, अलग से कोई मैकेनिज्म नहीं है इस चीज को रोकने के लिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि यूनाइटेड नेशन का, हम लोग को वो ब्लू बैरेट्स जिसको बोलते हैं, या ब्लू हेलमेट्स के नाम से जो हम लोग को बॉडी देखने को मिलती है, बता सकते हो क्या नाम है उस बॉडी का? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। तो जैसे कि यूनाइटेड नेशन का एक अलग से पीस कीपिंग मिशन है, तो वैसा यहां पर कोई रोल हम लोग को अलग से कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं देखने को मिलती है जो कि रोक लगाए। तो आप अगर लिखना चाहें तो आप कहीं पर लिख लो कि जैसे कि हम देख रहे हैं इसके अंदर ड्रॉबैक जो हमें मिला है, क्योंकि ये वाली चीज आपको आर्टिकल में नहीं मिलेगी, ये वाली चीज अलग से अपन को अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी होती है, ठीक है। जैसा मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूं और ये चीज बताता हूं कि आपको सिर्फ एक टॉपिक की एनालिसिस नहीं करनी है, क्रिटिकल एनालिटिक्स करनी, क्रिटिकली उस टॉपिक को एनालाइज करना है, यानी कि एक कदम आगे बढ़कर करना है। क्योंकि जब आप एक कदम आगे बढ़कर चीजों को समझोगे, चीजों को मेंशन करोगे, तब आप बहुत सारे लाखों लोगों से आगे बढ़ चुके होगे, राइट। इस एग्जाम में फाइट जो लाखों लोग कर रहे हैं उनसे आप आगे रहोगे हमेशा। तो देखो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, आप मेंशन करो, कहीं पर लिखो कि करना क्या चाहिए यूनाइटेड नेशन को एक अलग से अथॉरिटी या बॉडी बनानी चाहिए, जिसका सोल पर्पस यही हो कि जहां पर भी चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट किया जा रहा है उसकी निगरानी रखे और उसको रोकने के ऊपर काम करे। और जो भी कंट्री ने साइन किया है उस कंट्री के अंदर अगर देखा गया कि यार सोल्जर्स वगैरह रिक्रूट हो रहे हैं, चाइल्ड सोल्जर्स वगैरह, तो उसके एविडेंसेस उस कंट्री को दें और कंट्री के ऊपर भी जो है वो लगाएं, कुछ सैंक्शन लगाएं, कुछ पनिश करें कंट्री को, जैसे कि कंट्री जो है वो स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करे, राइट। क्योंकि इंप्लीमेंटेशन इज मेजर गेम। कानून बन जाते हैं, लॉज बन जाते हैं, बट उसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना जरूरी है। सिर्फ कानून बनना इज नॉट द सोल्यूशन, उसको इंप्लीमेंट करना इज द कोर सोल्यूशन, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रिवेंटिंग सच अब्यूज लाइज विद द इंडिविजुअल कंट्री देमसेल्फ। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि जो इंडिविजुअल कंट्री जो होती है उसके पास जिम्मेदारी होती है, राइट, उन देशों के पास जिम्मेदारी होती है इसको रोकने की। और यूनाइटेड नेशन व्यूज इट्स ट्रीटीज एंड कन्वेंशन एज बाइंडिंग। यूनाइटेड नेशन तो बोलता है कि उसकी ट्रीटी और कन्वेंशन बाइंडिंग है, बट उसके पास कोई भी पुलिस पावर मैकेनिज्म नहीं है इस डिसीजन को इन्फोर्स करने का, लागू करने का। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि अलग एक बॉडी होनी चाहिए, राइट। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन को मेंशन कर सकते हो, राइट। सीआरसी और उसका एडिशनल या फिर ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, ये बेसिकली लिमिटेड है सिग्नेटरीज के द्वारा। जो सिग्नेटरीज कंप्लाई करना चाहती हैं, यानी कि जिनकी इच्छा है इनके एग्रीमेंट को कंप्लाई करने की, तो वो करें। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाला जो मुद्दा है, जैसे कि एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन बोलता है कि 6 जो सबसे गंभीर जो हम लोग को ये देखने को मिलते हैं, जो अपराध जो देखने को मिलते हैं, तो उनमें से एक जो है ये चाइल्ड सोल्जर को रिक्रूट करना हम लोग को देखने को मिलता है। वॉर क्राइम्स भी जो है वो इसमें शामिल किया गया है। तो जब ऐसी चीज है तो फिर क्यों कंट्री को लिमिटेड बनाया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि सिर्फ इसकी जो भी कंट्री इसको साइन करेगी सिर्फ उसी को ही जो है वही बाध्य होगी या वही बाइंडेड होगी इसको लागू करने के लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाली चीजें हैं जो कि इसको लिमिटेड बना देती है। और उस केस में जब बात हो रही है ह्यूमैनिटेरियन इशू की, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है ना, मानवता का के ऊपर हम लोग को खतरा देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हो बड़ा ह्यूमन राइट वॉयलेशन है ये, राइट, उल्लंघन ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा है।
राइट। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। और सोमालिया, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, सोमालिया ने साइन किया है, सोमालिया ने साइन किया है इनके इस कन्वेंशन को, बट उसने रेक्टिफाई नहीं किया, लागू नहीं किया अपने डोमेस्टिक लॉज जो है, यानी कि उसकी कंट्री के कानून जो है उसमें इसको शामिल नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, राइट। तो ये वाली चीज है। और इंडियन सिनेरियो की बात करें गाइस, तो इंडियन सिनेरियो में हमें जैसे इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में, असम, मणिपुर, नागालैंड, और मिलिटेंट फैक्शंस हम लोग को कश्मीर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो माओइस्ट अफेक्टेड एरिया है, माओवादी प्रभावित एरिया, नक्सलवादी वाले एरिया जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र के देखने को मिलते हैं, तो यहां पर जो है वो हायर किया जाता है बच्चों को, राइट। आप जानते ही हैं इसके बारे में, आपने फोटोज वगैरह भी देखे होंगे। और पूरे दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के ऊपर आरोप भी लगाए, स्पेशली इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल फोर्स, और मैंने आपको क्या बताया, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एक और फोर्स आती है, इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको लोग हमेशा भूलते हैं। तो आप कभी नहीं भूलेगा, जब भी आर्म्ड फोर्सेस की बात आ रही है तो 4 फोर्सेस की बात होती है इंडिया के अंदर, ना कि 3। तो आरोप लगाए जाते हैं इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कि वो चाइल्ड का उपयोग करते हैं, बच्चों का उपयोग करते हैं निगरानी रखने के लिए, मैसेजेस वगैरह पहुंचाने के लिए, राइट, मैसेंजर के तौर पर, स्पाइस के तौर पर। बट हालांकि हम लोगों ने डिनाई किया हुआ है कि हम ऐसा करते नहीं है। एनसीसी की बात करें तो एनसीसी के ऊपर भी कई बार आरोप लग चुका है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के ऊपर, राइट, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चलाती है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि जैसे ही बच्चा 13 साल की उम्र का होता है तो उसे मोटिवेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है कि वो बच्चा जो है वो देश के लिए कुछ करे, हमारे आर्म्ड फोर्सेस में अपना करियर जो है वो बनाए, राइट, डिफेंस फोर्सेस में शामिल हो, तो उसको मोटिवेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, राइट। बट इसको हम जो है वो बाल सैनिकों से नहीं जो है वो इक्वेट कर सकते, या इनकी तुलना जो है वो बाल सैनिकों से नहीं की जा सकती एनसीसी की, राइट, क्योंकि यहां तो हम मोटिवेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वो भी एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म पर, राइट। तो ये वाली चीज है। अब सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस चीज को रोकने के लिए, राइट, चाइल्ड सोल्जर्स को रोकने के लिए। तो इंडिया पहली बात तो सीआरसी का, यूनाइटेड नेशन के इस कन्वेंशन की पार्टी है इंडिया, राइट, इंडिया ने इसको साइन किया हुआ है, राइट। और इवन इसका जो एडिशनल या ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, इसे नवंबर 2005 में भी इंडिया ने शामिल कर लिया अपने इसमें। इवन हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी रिफ्लेक्ट करते हैं इसके कन्वेंशन के, जो हम लोग को देखने को मिलता है कुछ चीजें, जैसे कि हमारा आर्टिकल 39F की अगर हम बात करेंगे, चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर, कि हेल्दी मैनर में चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है वो डेवलप करें, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए, फैसिलिटीज दी जाए डेवलप होने की, राइट। और इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, मतलब कि डिग्निटी के साथ और फ्रीडम के साथ, राइट, स्वतंत्रता के साथ और सम्मान के साथ बच्चों को जो है वो हेल्दी मैनर पे या हेल्दी एनवायरमेंट में डेवलप होने की फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। तो ऐसा आर्टिकल 39F कहता है, राइट। और चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण वगैरह जो है वो किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, बच्चों को भी और युवाओं पर भी किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना है, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है। अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबंडमेंट, कि जो मॉरल और मटेरियल अबंडमेंट होता है ना, मॉरल की मैं इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज तो आप जानते हैं कि लोग कुछ अपने फायदे के लिए इस प्रकार से एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चों को भी, राइट। आपको पता होगा जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमें देखने को मिलती है, तो उसमें ऐसी चीजें होती हैं। बट मॉरल से क्या संबंध है? तो मॉरल से संबंध ये है कि जैसे कि एक लड़का और एक लड़की है, इसने शादी कर ली भागकर, राइट, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, भागकर शादी कर ली। समाज जो है, कम्युनिटी जो है वो उन्हें पकड़कर मार डालती है। ऐसे केसेस आते हैं ना, हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो कि ऑनर किलिंग जिसे कहा जाता है। इवन हम लोग को यह भी देखने को मिलता है कि जैसे कि बच्ची का जन्म हुआ और उसी समय उसको मार दिया गया, या कई बार पेट में ही मार दिया जाता है, राइट। तो ये सब चीजें जो हम लोग देखते हैं, ये क्या है? मॉरल अबंडनमेंट है ये, राइट। तो इसके अगेंस्ट बच्चों को और युवाओं को प्रोटेक्ट करना, तो ये वाली चीज भी आर्टिकल 39F में मेंशन्ड है। तो आप मुझे बताओगे आर्टिकल 39F जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। देखो ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी आपको दे देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बताओ कि आर्टिकल 39F क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं। इवन इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो है हमारी, इसने ये भी कहा गया कि 18 साल से कम की उम्र के बच्चों को अगर रिक्रूट किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस में स्टेट के द्वारा या नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स के द्वारा, तो वो भी जो है वो क्रिमिनलाइज है, यानी कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
और जो अडल्ट्स जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है उन्हें रिक्रूट किया जाता है सीएपीएफ में, उनकी भर्ती सीएपीएफ में होती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। तो इसी के साथ हमने ये पूरी चीज जो है वो अच्छे से डिटेल में समझी। अब आगे करना क्या चाहिए, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंस्ट्रूमेंट जो कि है सीआरसी की तरह जो हमें देखने को मिलते हैं और उसके एडिशनल या फिर ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो हमें देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही वैल्यूएबल और नेसेसरी टूल है ये इंश्योर करने के लिए कि बच्चों का बेटरमेंट हो, राइट, मतलब बच्चों की बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए ये इंश्योर करता है ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। और इसे सभी पार्टीज के द्वारा ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना चाहिए, मतलब कि अगर उन्होंने साइन किया है, रेक्टिफाई किया, तो वो प्रॉपर तरीके से उसको इंप्लीमेंट करें, राइट। इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ इसे स्टेट और नॉन स्टेट जो पार्टीज हैं जिन्होंने साइन किया है या नहीं साइन किया है तो उन तक ही सीमित नहीं रखना, ये पूरे विश्व में जो है उसे लागू कर देना है, राइट। इसके अलावा 2014 में यूनिसेफ ने लॉन्च किया था एक कैंपेन, चिल्ड्रन नॉट सोल्जर, कि चाइल्ड सोल्जर जो है उसके कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान यूज ना किया जाए, इसको अवेयर, इससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने में और पूरे दुनिया भर की सहमति लेने में, राइट, ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। और ऐसी कुछ कैंपेन्स और भी ज्यादा लाने की आवश्यकता यहां पर बताई जा रही है। तो इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां पर बात हो रही है इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में, इस एग्रीमेंट के बारे में। तो क्वेश्चन आपसे ये प्रीलिम्स में बनेगा कि इस्तांबुल कन्वेंशन बताइए किससे रिलेटेड है। तो आपको ध्यान में रखना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से रिलेटेड ये हम लोग को देखने को मिलता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड है इस्तांबुल कन्वेंशन, राइट। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, रीजनल एग्रीमेंट्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं या ग्लोबल एग्रीमेंट हमें देखने को मिलते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, राइट। और इट डजेंट मैटर कि उसमें इंडिया इन्वॉल्व है या नहीं है, बट हाँ वर्ल्ड लेवल पर इससे रिलेटेड बात हो रही है तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में, सिविल सर्विसेज के नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि यू हैव टू बी अवेयर, कि आपको अवेयरनेस रखनी है। तो अभी हुआ क्या है कि टर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन को छोड़ दिया। और आपको बता दें टर्की एक ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले इस्तांबुल कन्वेंशन को साइन किया था, राइट। मैं आपको बता भी देता हूं, पहले हम लोग इस्तांबुल कन्वेंशन की बात करेंगे और उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे, राइट। टर्की पहली कंट्री जिसने इस्तांबुल कन्वेंशन को साइन किया, राइट। और उसने जो है वो इसे आज की डेट में छोड़ दिया है, आज की डेट में इसे छोड़ दिया है। देखो ढूंढ रहे थे सारा जहां मिला सबसे पहले पेज पे ही, तो फर्स्ट कंट्री टू रेक्टिफाई इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन 8 मार्च 2012। 8 मार्च को क्या होता है बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि किस दिवस को मनाया जाता है 8 मार्च को, बताओ इंटरनेशनल डे, कौन सा डे है ये। तो 8 मार्च 2012 को इस्तांबुल कन्वेंशन ने रेक्टिफाई किया, लागू किया, अपनी कंट्री के कानून में जो है वो इस कन्वेंशन को शामिल कर लिया और आज की डेट में छोड़ दिया इसने इस्तांबुल कन्वेंशन को। तो क्या टर्की महिलाओं के ऊपर जो वायलेंस होता है, हिंसा जो होती है, तो उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रहा है क्या? तो इस पर हम लोग थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। तो जो विड्रॉल हुआ है उससे रिलेटेड क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो गया है कि लोग, पूरे दुनिया भर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी कंट्री के अंदर लोग सड़कों पे आ गए कि ये क्या तरीका हुआ कि महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हो क्या तुम। तो टर्की ने क्या कहा उसका जवाब सुनो आप। टर्की ने यह चीज कही कि ये जो कन्वेंशन है डिवोर्स को प्रमोट करता है, डिवोर्स को, राइट, मतलब कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए डिवोर्स को प्रमोट करता है। अगर महिला जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश नहीं है तो डिवोर्स दे दे, और ये हमारे ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर के खिलाफ है ये कन्वेंशन। तो ऐसा बोल रहा है ये, मतलब कि अभी 8-10 साल के बाद इसे दिमाग में आया, पहले नहीं आ रहा था इसको दिमाग में ये वाली चीज है, तो ये तो गलत बात है, राइट। इसके अलावा ये इंकरेज करता है कि आप एक्सेप्ट करो LGBTQ को सोसाइटी के अंदर, जो कि टर्की उसके खिलाफ है। तो ये बड़ी वजह है जो कि इसने बोली है। और इसने ये भी बोला है कि हमारे पास लोकल लॉज हैं, यानी कि हमारे खुद के कानून हैं, जिससे कि हम महिलाओं के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। बट ये सरासर झूठ है। जैसे कि अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो टर्की के अंदर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं को नुकसान है, खतरा है सबसे ज्यादा टर्की के अंदर। इवन बेसिक राइट्स ऑल्सो और प्रोटेक्शन जो है वो भी आज की डेट में तो चिंता वाली बात है कि कंसर्न में आई गई है, बट वैसे भी बहुत ज्यादा हम लोग को वायलेंस जो है वो देखने को मिलता था टर्की के अंदर, महिलाओं के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिलता था। टर्किश गवर्नमेंट हालांकि कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती फेमिसाइड से रिलेटेड, राइट, बट यूनाइटेड नेशन वुमेन का डेटा है कि 38% महिला टर्की के अंदर जो है वो वायलेंस फेस करती हैं अपने पार्टनर से, उनका पार्टनर जो है डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं वो। तो ये वाली चीज हम लोग को बताई जा रही है। और हाई रेट है वायलेंस का और फेमिसाइड का कंट्री के अंदर,
टर्की के अंदर, राइट। और उस दौरान इसने छोड़ दिया। और इवन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की थी, उसमें 156 कंट्री में टर्की 133 हमें देखने को मिलती है। बताओ जरा इंडिया की रैंक क्या थी, इसके बारे में हमने चर्चा भी करी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। तो बताओ जरा इंडिया की रैंक कितनी है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, राइट। और कोरोना वायरस के बाद हमने इसके बारे में भी चर्चा करी थी कि कोरोना वायरस के बाद हमें देखने को मिल रहा है, इस समय पर लॉकडाउन के समय पर ये बढ़ चुका है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो महिलाओं के अगेंस्ट, बच्चियों के अगेंस्ट काफी ज्यादा तीव्र हो चुका है, बढ़ चुका है। तो ये सब कुछ इशू है जो कि करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए। बट हम थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है इसके बारे में समझते हैं। एक आइडिया तो हमें लग गया कि महिलाओं को, बच्चों को प्रोटेक्ट करता है ये, राइट। डोमेस्टिक वायलेंस है, स्पेशली महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए, गर्ल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है, राइट। किससे? वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए। अब इसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंट करना और रोकना, कॉम्बैक्टिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। तो महिलाओं के अगेंस्ट जो हिंसा हो रही है उसे रोकना, प्रिवेंट करना, और डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रही है, घरेलू हिंसा जो हो रही है, उसे रोकना, प्रोटेक्ट करना, राइट। और ट्रीटी जो है ये दुनिया की पहली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि टैकल करती है वुमेन के अगेंस्ट हिंसा को, राइट। और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बताई जाती है जो कि टैकल करती है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल। इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस कवर्ड है, रेप कवर्ड है, सेक्सुअल असॉल्ट, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ये कवर्ड इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ये होता क्या है? तो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह जो होते हैं वो धर्म वगैरह के नाम पर काट दिए जाते हैं, जैसे कि मुस्लिम में खतना हम लोग को देखने को मिलता है, पता नहीं वाली बात आपको, तो वाली चीज हो गई इस प्रकार की। और इसके अलावा ऑनर बेस्ड वायलेंस, जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुकी है। कम्युनिटी जो है, लड़का लड़की ने भागकर शादी कर ली, लड़की को पकड़ के मार दिया, या फिर लड़की ने अपने बाप से बोला कि मुझे शादी करनी है, फलाना फलाना को पसंद करती हूँ, मुझे इसके साथ जीवन बिताना है, मैंने इसको परख भी लिया, समझ भी लिया, अच्छा व्यक्ति है मेरे लिए, बाप ने मना कर दिया। फिर लड़की ने फिर चाहत अपनी जगाई तो उसके चाचा या उसके खानदान वाले किसी ने गोली मार दी उसको, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फोर्स्ड मैरिजेस, वही वाली सेम चीज, या तो ये करो या तो फोर्स मैरिज कर दो, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। इन सब हिंसाओं के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट करने को लेकर ये हम लोग को इस्तांबुल कन्वेंशन देखने को मिलता है। याद रखिएगा इस चीज के बारे में। और जब भी सरकार रेक्टिफाई करती है, लागू करती है इस कन्वेंशन को, तो वो लीगली बाउंड हो जाती है कि उसको कुछ कुछ चीजें फॉलो करनी होती है, राइट। कि मतलब उसे प्रोटेक्शन देनी है, मतलब उस कंट्री को, महिलाओं को। तो अभी टर्की हट गई है इससे, मतलब टर्की ने मतलब ये बोल दिया है अब कि अब ये लीगली बाउंड नहीं है इंटरनेशनल एग्रीमेंट से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था वैसे कायदे में टर्की को, ये गलत किया टर्की ने, और इसलिए इसको इसके ऊपर जो है वो काफी हम लोग को देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है इसके अगेंस्ट। तो देखो क्या क्या चीजें और आपको ध्यान में रखनी है कि मार्च 2019 तक इस ट्रीटी को साइन करने वाली टोटल 45 कंट्री है, +1 यूरोपियन यूनियन। कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया है काउंसिल ऑफ यूरोप कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा 7 अप्रैल 2011 को। कन्वेंशन कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताती है गवर्नमेंट्स के लिए कि गवर्नमेंट को जो है वो क्या करना है, क्या क्या चीजें अपने कानून के अंदर शामिल करनी है, डोमेस्टिक लॉज के अंदर, यानी कि अपने देश के कानूनों में क्या क्या चीजों को उसे शामिल करना है जिससे कि महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस को टैकल किया जा सके। तो वो पूरी चीज जो है ये बताती है कन्वेंशन, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक्स ही, जिसका आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटी का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोग को चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। पहला आप लोग के लिए एक सवाल, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि चीफ मिनिस्टर जो है उनका टेन्योर कितने सालों का होता है, यानी कि कितने सालों के लिए चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर एक व्यक्ति रहता है। ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 6 साल, ऑप्शन सी जो है 8 साल, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। क्या आंसर लिखा आपने? जरा लिख के बताओ, अभी तुरंत लिख के बताओ। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। और मिटाया मत किया करो, मुझे पता लग जाता है। मैं टेलीग्राम के ग्रुप में भी बोलता हूं कि अगर आप कमेंट लिख रहे हो भले ही गलत लिख दो, उसको रिकरेक्ट कर लेना, बट मिटाओ मत। मिटाकर आप किसी को प्रूफ नहीं कर लोगे, और आपको किसी के सामने कुछ वो नहीं बनना है, राइट। अरे यार वो कौन सोचेगा, अरे मैंने गलत लिख दिया। अरे गलती करो, मैं तो बोलता हूं गलती करो, गलती करने पर सीखोगे, बट इस तरीके से मत डरो। अपने अंदर एटीट्यूड लेकर आओ। किसका एटीट्यूड? आईएएस ऑफिसर का एटीट्यूड लेकर आओ। आने वाले समय के राजा बनने वाले हो, डिस्ट्रिक्ट का राजा माना जाता है आईएएस ऑफिसर, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो आप उस पोजीशन के लिए काम करना चाह रहे हो, राइट। तो राजा बनने के लिए काम करना चाह रहे हो, तो एटीट्यूड भी तो वैसा रखो ना। अगर गलती हुई तो क्या हुआ भाई, ठीक है, सर ऊंचा करके गलती करेंगे जिससे कि अगली बार गलती ना करें, सीखेंगे। डिलीट मत किया करो। आप क्या सोचते हो डिलीट कर दे तो मुझे दिखता नहीं है क्या? मुझे सब दिखता है, राइट, क्योंकि मैं वो हूं इसका मतलब एडमिन हूं, राइट। मुझे दिखाई देता है कि किसने क्या डिलीट किया पोस्ट। इवन यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम छोड़िए, यूट्यूब पर भी नोटिफिकेशन में आ जाता है कि ये कमेंट था, अवेलेबल नहीं है कमेंट,
राइट। तो पता लगता है, डिलीट डिलीट मत किया करो, किसी से घबराने की जरूरत नहीं। मैं क्या सोचूंगा, कोई आपका दोस्त कौन सोचेगा, कोई सगे लगते हैं क्या दोस्त? मैं कोई सगा लगता हूं क्या? राइट। आप मुझे मानते हो, बहुत अच्छी बात है, राइट, बट आपको अपने लिए वो करना है, क्या बोलते हैं, अपनी नजरों में उठना है, दूसरे की नजरों में नहीं। मेरी नजरों में उठने का कुछ मत सोचो, आप अपने लिए काम करो, राइट। आप अपने लिए पढ़ाई करो, मेहनत आप अपने लिए करो। कोई भी दुनिया का कोई टीचर या कोई भी दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन करवा दे। आपका सिलेक्शन आपका खुद होगा। और एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आओ, कलेक्टर वाला एटीट्यूड लेकर आओ कि गलती करी तो भी कोई बात नहीं, सीना उठा के गलती करेंगे, सर उठा के गलती करेंगे। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। चीफ मिनिस्टर का कोई टेन्योर नहीं होता है, फिक्स टेन्योर नहीं होता है। आपको पता होगा चीफ मिनिस्टर कौन होता है, और प्राइम मिनिस्टर की भी बात कर लेते हैं पार्लियामेंट के केस में, राइट। तो चीफ मिनिस्टर जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, स्टेट असेंबली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। जो मेजोरिटी पार्टी जो होती है, तो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है ना चीफ मिनिस्टर। तो जब तक मेजोरिटी पार्टी, यानी कि जब तक हाउस के अंदर पार्टी की मेजोरिटी बनी रहेगी, तब तक वो चीफ मिनिस्टर रहेगा। और पार्लियामेंट के केस में जब तक लोकसभा के अंदर मेजोरिटी बनी रहेगी एक पार्टी की, उसका लीडर, तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा, राइट। तो इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। दैट शुड बी इनसाइड योर माइंड। डाल लो उसको अपने माइंड के अंदर और रख लो अभी कुछ समय के लिए, 1-1.5 साल के लिए, फिर भले ही मत रखना, अभी एग्जाम क्रैक करने पर फोकस करो। तो ये वाली चीज आपने समझ ली। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो उसमें सिर्फ रट लेते हैं। रटना नहीं है आपको, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कुछ चीज रटनी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यार क्यों फिक्स टेन्योर नहीं होता। क्योंकि साफ हमें पता है ना फिक्स टेन्योर नहीं होता क्योंकि ये तो वो है, लीडर है मेजोरिटी पार्टी का, और जब तक पार्टी की मेजोरिटी हाउस में रहेगी तब तक वो लीडर बना रहेगा, राइट। और गवर्नर भी इसे हटा सकते हैं, गवर्नर के पास भी पावर है इसे हटाने की, वो भी बात करेंगे हम लोग। तो चीफ मिनिस्टर जो है उसे अपॉइंट किया जाता है, पहली बात तो गवर्नर के द्वारा। क्वेश्चन आए चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। आर्टिकल 164 के अंदर लिखा हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर होगा हाउस के अंदर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा वो, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा, राइट, चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर को एड और एडवाइस करेगा चीफ मिनिस्टर, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ में गवर्नर को एड और एडवाइस करेगा। तो ये वाली चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। और चीफ मिनिस्टर कौन बन सकता है? तो जनरल इलेक्शन जैसी होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, राइट। तो पार्टी या फिर कोलिशन ग्रुप जिसने मेजोरिटी सिक्योर की होती है हाउस में, तो वो इलेक्ट करती है कि हमारा लीडर कौन होगा। एक लीडर को इलेक्ट कर लेते हैं वो, राइट, जो कि मतलब किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ में गवर्नर से डील करे एक व्यक्ति, तो उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, राइट। यानी कि लीडर बना दिया जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है चीफ मिनिस्टर का, और ये लीडर जो होगा वो कन्वे करेगा मैसेजेस वगैरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, किसको? गवर्नर को। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये फॉर्मेट है, ये स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आपके माइंड में रहनी चाहिए। और गवर्नर जो है गाइस, फिर वो फॉर्मली अपॉइंट कर देते हैं उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर के तौर पर, और उसे कहते हैं कि वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना ले, राइट, अपने मिनिस्टर को बना ले वो, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो पावरफुल लोग होते हैं पार्टी के, राइट, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं। जब कोई भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, ठीक है, किसी भी पार्टी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्लियरली मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो गवर्नर जो है वो नॉर्मली पूछते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होती है उसको बोल दिया जाता है कि चलो आप जो है वो बना लो अपनी सरकार, और लीडर घोषित कर दो आप किसी एक व्यक्ति को जो कि चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो ये वाली चीज भी इसके अंदर शामिल हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसी के पास भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, 50% से ज्यादा वोट किसी को नहीं मिले, क्लियर मेजोरिटी किसी के पास नहीं है, राइट, हाउस के अंदर, राइट, उस केस में जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हाउस के अंदर, राइट, तो उसका जो लीडर होगा उसे बोला जा सकता है कि आप जो है वो बना लो अपनी सरकार, तो वो सरकार बना लेते हैं इस प्रकार से। तो ऐसे बनती है सरकार और ऐसे बनता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें। टेन्योर की बात करें तो थ्योरेटिकली चीफ मिनिस्टर कब तक ऑफिस में रहते हैं? जब तक गवर्नर चाहते हैं। तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर वो अपने ऑफिस में रहते हैं जब तक गवर्नर चाहते हैं, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो ऑफिस में कब तक रहते हैं? जब तक जो मेजोरिटी होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट, तो उस मेजोरिटी के जब तक वो लीडर रहेंगे, यानी कि उस पार्टी जो मेजोरिटी में है उसके जब तक वो लीडर रहेंगे, राइट, तब तक वो चीफ मिनिस्टर के पद पर रहेंगे। तो ये प्रैक्टिकल बेसिस पर होता है, और थियोरेटिकल बेसिस में ये रहता है कि जब तक गवर्नर चाहेंगे तब तक वो एंजॉय करेंगे पावर को, राइट। बट प्रैक्टिकल में जब तक पार्टी पावर में रहती है हाउस के अंदर, यानी कि पार्टी मेजोरिटी में रहती है, और तब तक वो लीडर बने रहते हैं, राइट, कंटिन्यू रहते हैं। और गवर्नर जो होते हैं वो उन्हें डिसमिस भी कर सकते हैं अगर उनकी पार्टी का सपोर्ट उसे नहीं मिल पाता, यानी कि मेजोरिटी पार्टी जो होती है, जब जैसे होता है ना कई बार रिजाइन कर देते हैं कुछ एमएलए
हमें देखने को मिलता है, हट जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं उस पार्टी को, राइट। तो उस केस में हमें देखने को मिलता है कि उसकी मेजोरिटी जो है वो गिर जाती है, और जहां मेजोरिटी गिरती है तो गवर्नर जो है उसको बोलते हैं कि हाउस के अंदर अपनी मेजोरिटी को प्रूव करो, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया जाता है हाउस के अंदर, और वो अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाता तो उसे रिजाइन करना पड़ता है सीएम की पोस्ट से, राइट। तो ये इस प्रकार की चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है। और पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं चीफ मिनिस्टर के, तो गवर्नर को एड और एडवाइस करना, राइट, गवर्नर को बताना चीजों के बारे में। और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, राइट, और ये हाउस के लीडर होते हैं। तो ये वाली चीज भी मैंने आपको बताई हुई है। और इन्हें जो है वो मैसेज जो है वो भेजना होता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, राइट, स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, तो उससे रिलेटेड मैसेजेस जो है ये कन्वे करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं गवर्नर से, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और जितनी भी पॉलिसीज जो होती हैं जो अनाउंस की जाती है हाउस की, मतलब जो मेजोरिटी पार्टी जो है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो होती है वो पार्टी की, हम लोग मेजोरिटी पार्टी की सरकार होती है, तो वो पार्टी जो भी पॉलिसीज बनाती है, जो भी प्लान्स वगैरह बनाती है, राइट, तो उसको हाउस के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमें देखने को मिलता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अनाउंस करते हैं। तो हाउस के सामने जितनी भी पॉलिसीज वगैरह होती हैं वो अनाउंस की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा हाउस के फ्लोर पे, जो भी पार्टी जो है वो पॉलिसीज वगैरह बनाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनाते हैं, राइट। और ये गवर्नर को रिकमेंड भी कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल विधानसभा को अगर भंग करना है, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है, तो ये रिकमेंड कर देते हैं, राइट, कि गवर्नर को कि अब हटा दो, डिसॉल्व कर दो लेजिस्लेटिव असेंबली को, और फिर नया इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होता है। और ये एडवाइस देते हैं गवर्नर को समनिंग से रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउस जो है, जैसे हाउस के हम लोग को देखने को मिलता है 3 सेशन चलते हैं। कौन से 3 सेशन है बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। आपको पता है कि हाउस में कौन से 3 सेशन होते हैं? एक तो बजट सेशन हम लोग को देखने को मिलता है, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, यही होते हैं ना 3 सेशन। तो जैसे ये सेशन जो है वो कब शुरू होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, कब खत्म होगा उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नर को दे देते हैं कि कब हाउस को शुरू करना है, कब हाउस को खत्म करना है, बंद करना है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि कब विधानसभा के सत्रों को कब बुलाना है, मतलब कि कब सेशन को शुरू करना है और कब समाप्त करना है। तो इसके संबंध में राज्यपाल को जो है वो एडवाइस दी जाती है इनके द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो ये चीफ मिनिस्टर की 4-5 चीजें बस आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं? तो हाउस के लीडर हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट, इनसे रिलेटेड आर्टिकल 164 हमें देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट, इनका टेन्योर आपको पता है फिक्स नहीं होता है, राइट। जब तक पार्टी जो हाउस में है, जब तक उसकी मेजोरिटी रहेगी और उस पार्टी के लीडर जब तक ये रहेंगे तब तक ये सत्ता को एंजॉय करेंगे। इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो हमने जान लिया, क्या क्या ये कार्य करते हैं। तो ये पूरी चीज बस ये सिर्फ इतने से अगर स्पेयर आप अगर कवर कर लेते हो, इतने एरियाज को कवर कर लेते हो, तो मान लो कि आपका चीफ मिनिस्टर का टॉपिक पूरा फिनिश हो गया। ये अंडरस्टैंडिंग बस आपको डेवलप करनी है, सिंपल सी चीज है। अब ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था ये आप समझ लो, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन सकता है अगर वो, जैसे कि अभी हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में पूरी चर्चा करी कि क्या कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन सकता है अगर वो MLA या MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, MLA नहीं है। तो क्या कोई व्यक्ति MLA नहीं है और क्या वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है? हाँ, बन सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर हैं और ये अब रिजाइन कर रहे हैं, इस्तीफा हालांकि इन्होंने अपना दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया है, क्योंकि इनका 6 महीने का विंडो जो है इलेक्ट होने को लेकर वो खत्म हो गया है और अनसर्टेनिटीज बढ़ती जा रही हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक व्यक्ति, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि एक व्यक्ति अगर MLA नहीं है तो भी वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है या फिर MLA के पद पर उसे शामिल किया जा सकता है, बट शर्त सिर्फ इतनी सी है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे इलेक्ट होना पड़ेगा, और अगर वो इलेक्ट हो गया तो वो कंटिन्यू रहेगा, नहीं हुआ तो फिर उसे भगा दिया जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखो। तो इससे रिलेटेड क्या इशू हमें देखने को मिल रहा था? देखिए, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उत्तराखंड में जो वैकेंसी हम लोग को देखने को मिल रही है, सीट जो विधानसभा की वेकेंट है, उसके लिए बाय इलेक्शन कराने पर निर्णय नहीं लिया है, और ऐसा होने पर रावत को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का मार्ग मिल सकता है 6 मंथ्स के विंडो को क्लोज होने के बावजूद भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी डिसीजन नहीं लिया है बायपॉल्स का, राइट। और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, अब बहुत ध्यान से सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 6 महीने का समय दिया जाता है एक व्यक्ति को। अगर वो MLA नहीं भी है तो भी वो MLA जो है वो इलेक्ट हो सकते हैं 6 मंथ्स के पीरियड पर, राइट। और वो अगर इलेक्ट हो गए तो फिर वो अपनी पोस्ट पर कंटिन्यू रहेंगे। इवन चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है एक व्यक्ति, उसका बिगेस्ट एग्जांपल अभी आपको
लेटेस्ट एग्जांपल दिख रहा है। और वैसे इससे पहले भी एग्जांपल हो चुके हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिल सका है, बहुत सारी जगहों पर देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये मेंबर ऑफ उत्तराखंड असेंबली जो है वो 6 महीने के पीरियड के लिए बन सकते हैं और 10 सितंबर तक का पीरियड इनको मिला हुआ है। 10 सितंबर के बाद जो है उनका 6 मंथ्स का विंडो खत्म हो जाएगा, राइट। इस पोस्ट को कंटिन्यू रहने के लिए इनको 10 सितंबर तक जो है वो मतलब इलेक्ट होना पड़ेगा एज एमएलए के तौर पर। अगर इलेक्ट नहीं हुए तो फिर चली जाएगी इनकी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट, इन्हें निकाल दिया जाएगा। अब देखो, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो हमें देखने को मिलता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का जो हमें देखने को मिलता है, उसके अंदर मेंशन है कि बाय इलेक्शन जो वैकेंसी के लिए होते हैं, किसी भी वैकेंसी के लिए जो इलेक्शन होते हैं, राइट, वैकेंसी को फिल करने के लिए, वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमें देखने को मिलना चाहिए, इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए। जैसे ही वैकेंसी हुई, जैसे ही सीट खाली हुई, 6 महीने में नया इलेक्शन कर दो, राइट। 6 मंथ तक होना चाहिए। ऑफ दैट वैकेंसी अराइजिंग एंड प्रोवाइडेड द रिमाइंडर ऑफ द टर्म इज नॉट लेस देन 1 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, यह भी देखना है कि जैसे कि अगर आज वैकेंसी हुई, जैसे कि आपको बताएगा इसकी जैसे कि पार्टी जो है वो कितने साल के लिए चुनी जाती है, 5 सालों के लिए इनका टेन्योर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करो आप या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करो आप, जो एमपीज भी जो होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट कर दिए जाते हैं, राइट। ये वाली बात आप सभी लोग जानते हैं, 5 साल की इनकी सरकार होती है हमारी कंट्री के अंदर। तो यहां पर ये बताया गया, जैसे कि लेट सपोज आज एक एमएलए है, उसकी सीट, अब मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूं, उसकी सीट खाली हो गई, वेकेंट हो गई, राइट, किसी भी एक्सवाइजी कारण के कारण उसकी सीट खाली हो गई। अब पूरा जो टेन्योर है इनके 5 सालों का, उसमें मात्र 1 साल ही बस बचा हुआ है, तो नया इलेक्शन कंडक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ 1 साल से ज्यादा का पीरियड होना चाहिए। अगर आपको इलेक्शन कंडक्ट करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 ईयर से ज्यादा का पीरियड होना जरूरी है, तब आप इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हो। वरना फिर क्यों फालतू में जो स्टेट का इतना पैसा बर्बाद करना इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करके। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, राइट, क्लियर लॉजिक, राइट। और इलेक्शन कमीशन और सेंटर ये सर्टिफाई नहीं करते, राइट, बायपोल करवाने के लिए उस टाइम फ्रेम में, क्योंकि वो डिफिकल्ट हो जाता है काफी, इलेक्शन कमीशन के लिए भी काफी डिफिकल्ट है, केंद्र के लिए भी डिफिकल्ट है, तो वो वाली चीज हो जाती है। और पैसा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा। फालतू में भैया में अगर 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर फिर से अगर एक और इलेक्शन हो रहा है और पूरा फाइनल इलेक्शन हम लोग को असेंबली के लिए देखने को मिल रहा है, तो फिर क्या मतलब फिर ऐसा करने से, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। और टर्म जो हम लोग को करंट असेंबली का देखने को मिला है वो 2017 में असेंबली जो है वो इलेक्ट हुई थी, उत्तराखंड की यहाँ पर बात हो रही है, और ये एक्सपायर हो जाएगी 23 मार्च 2022 में। और जब उस समय जनरल इलेक्शन जो है वो होंगे, और 1 साल भी नहीं बचा अब जनरल इलेक्शन को होने में, तो इसलिए बताया जा रहा है कि अब हो सकता है कि ये अब कंटिन्यू रहेंगे, मतलब कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया, बट फिर भी अभी 1 साल का पीरियड तो बचा ही नहीं है, राइट। पूरा 1 साल का पीरियड है नहीं उत्तराखंड में जनरल इलेक्शन होने में, तो इसलिए ये कंटिन्यू रहेंगे, मतलब अपने पोस्ट पर। बात आप समझे कि नहीं समझे, ये आप क्लैरिटी रखो बस, सिविल सर्विसेज के अंदर क्लैरिटी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पेपर 3 के टॉपिक को गाइस कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कल के लेक्चर में पेपर 3 के टॉपिक्स को और कल के लेक्चर के टॉपिक को। और बाकी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं हमारे कोर्सेज के बारे में। तो हमारे जितने भी कोर्सेज है गाइस, इनमें सब में आपको पहली बात तो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स प्रोवाइड किया जाता है, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रीलिम्स मेंस दोनों के क्वेश्चंस दिए जाते हैं हमारे जनरल स्टडीज के कोर्सेज के अंदर, राइट। तो जैसे कि ये पॉलिटी का कोर्स है, पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर दी हुई है, और कोई भी अगर आपको समस्या आती है कोर्स के दौरान या कुछ और भी पूछना है कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। वैसे ही हमारा ये देखिए एनवायरमेंट का कोर्स भी अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स का कोर्स भी पूरा अवेलेबल है, सीसेट का और हिस्ट्री का कोर्स भी अवेलेबल है, यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और अब से आपको करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में ये पूरी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। ये ऑफर भी है, और कुछ भी समस्या है मुझसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और एक हमारा मेंस की आंसर राइटिंग का बैच भी चल रहा है, सीरियस स्टूडेंट जो है वो जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। तो चलो अब मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।